तो क्लास 11 आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस। और ये आपकी पहली क्लास है। तो इस पहली क्लास में पॉलिटिकल साइंस में हम जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th में कॉन्स्टिट्यूशन, वाई, हाउ एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कवर करेंगे। तो बेटा सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत होती है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। क्लास 11th में आप वो चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे जो आप क्लास 6 से लेकर 10 तक कॉमनली एसएसटी में सिविक्स के टाइटल के अंडर पढ़ते आए हैं। वो अब आप उसको हर पॉइंट को हम डिटेल में करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीय संविधान के फीचर्स क्या क्या हैं। जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो भी यही रहेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हर फीचर के साथ भारतीय संविधान कितना सबसे अलग दिखता है। तो सबसे पहले बच्चों, जैसे आप जानते हो हम 6 से लेकर पढ़ते आते हैं लगातार कि भारतीय संविधान सबसे दुनिया में यूनिक है, सबसे अच्छा है। ऐसी क्या बातें हैं, ऐसी क्या विशेषताएं हैं, ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो उसे वर्ल्ड में बेस्ट बनाती हैं। अब हम वन बाय वन करके उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो आपको पॉइंट नोट करना है वो है रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ ये बात आपको समझनी ज़रूरी है कि भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होने का दर्जा जो है वो हासिल है। ये दुनिया का सबसे बिग कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके साथ साथ इसमें पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है गवर्न करने की या गवर्नेंस जो है वो उस सिस्टम को चलाने की या गवर्नमेंट को रन करने की पूरी डिटेल इसमें जानकारी दी गई है। टोटल 395 आर्टिकल्स हैं इसमें, 22 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं और आज की डेट तक इसमें 104 टाइम्स अमेंडमेंट हो चुके हैं। यानी भारतीय संविधान में 104 अमेंडमेंट जो हैं वो अब तक हो चुके हैं। अगर हम बात कहें इसके साइज़ की तो इट इज़ 7 टाइम एज बिग एज दैट ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक ऑफ फोर्थ रिपब्लिक ऑफ फ्रांस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है कि ये जो है इसको कंप्लीट करने में 395 आर्टिकल्स के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा आया है। तो इस तरह से हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन का पहला फीचर है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके साथ साथ ये डिटेल में भी पूरी डिटेल में जो है वो हर चीज़ को एक्सप्लेन करता है, बताता है, ताकि कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट या कहीं कोई कन्फ्यूजन की जो सिचुएशन है वो ना रहे। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेकंड फीचर बच्चों, इस फीचर को हम हेडिंग देंगे क्रिएशन ऑफ अ सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारत को एक सोवरेन कंट्री डिक्लेयर करता है। बेटा सोवरेन का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। सोवरेन को हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में प्रभुसत्ता। सोवरेनिटी मीन्स द कंट्री हैज़ पावर टू टेक इट्स इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल डिसीजंस। यानी अगर देश के पास अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय या बाह्य निर्णय लेने की आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो, वो भी बिना किसी दबाव के, तो हम कहेंगे कि वो कंट्री सोवरेन है। इस आधार पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भारत को सोवरेन कंट्री डिक्लेयर करता है। अब एक एग्जाम्पल से मैं आपको ये बात समझाना चाहूँगा। जैसे अभी पीछे हमने जम्मू कश्मीर जो हमारा राज्य था, हमने उसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया। ये हमारा इंटरनल डिसीजन था। लेकिन इस डिसीजन के लिए या इस बात को करने से पहले हमने किसी और पावर या किसी एक्सटर्नल पावर की परमिशन नहीं ली और ना ही किसी की परवाह की। जो हमें देश हित में लगा, हमारी सरकार ने वो स्टेप लिया। तो इसका मतलब हम बिना किसी प्रेशर में आए अपने इंटरनल डिसीजंस खुद लेते हैं। तो हम क्वालिफाई करते हैं एक सोवरेन कंट्री होने के लिए। एक्सटर्नल में भी सेम अगर आप देखें तो भारत जो भी अपने विदेश संबंध बनाता है वो बिना किसी दबाव के अपनी मर्जी से बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं बहुत प्राउडली कि इंडिया एक सोवरेन कंट्री है। आई होप आपको सोवरेनिटी का मतलब समझ में आया होगा। अब बेटा दूसरी बात, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब हम सबको पता है, डेमोक्रेसी जहाँ जनता का शासन हो, जनता का रूल हो, जहाँ पीपल्स का वर्डिक्ट जो है वो लेकर के गवर्नमेंट बनती हो और फिक्स टेन्योर के लिए बनती हो, इलेक्शंस रेगुलरली होते हो, वो सब डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में आता है। तो हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को एक रिपब्लिक कंट्री भी डिक्लेयर करता है। बेटा रिपब्लिक का मतलब भी समझना चाहिए।
अगर बिल्कुल साधारण शब्दों में हम कहें तो रिपब्लिक का मतलब होता है वेयर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट कंट्री, दैट इज कॉल्ड रिपब्लिक कंट्री। तो इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट है हमारे प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट की पोस्ट हमारे यहाँ हेरिडिटरी नहीं है इंग्लैंड की तरह। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट की पोस्ट 5 साल के लिए फिक्स होती है और उसके बाद दोबारा इलेक्शन होता है, नए प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक रिपब्लिक कंट्री हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये फीचर है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक सोवर्ण, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर करता है। अच्छा, ये बात आपको और भी ध्यान रखनी है बेटा कि ये जो वर्ड है ये सारे के सारे 42 अमेंडमेंट के द्वारा सोवर्ण, डेमोक्रेटिक वर्ड, सोवर्ण, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। तो 42nd अमेंडमेंट के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन वर्ड्स को ऐड किया गया। अब तीसरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फीचर, पीपल्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पर हमें क्या समझना है बेटा? देखो बेटा, हम ये कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम आज की डेट तक क्यों एक्सेप्ट करते आए हैं और आगे भी क्यों करते रहेंगे, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया। हम में से ही लोग चुन करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए और उन्होंने बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन लोग गए, हमें इस बात को हम रीडिंग करने के बाद हमें ये पता लगता है, हिस्ट्री को देखने के बाद हमें ये पता लगता है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, हमारी जो संविधान सभा थी, जिसके जिम्मे हमारा संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी थी बेटा, वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 2 years 11 months and 18 days में, उसमें सभी वर्गों के, सभी क्लासेस के, सभी ग्रुप्स के, सभी रिलीजन्स के, सभी कास्ट के लोग बेटा इंक्लूड थे। सारे के सारे लोग हमारे रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहाँ प्रेजेंट थे और उन्होंने आपस में सलाह मशवरे के बाद, बहुत सारे गहन चिंतन के बाद, बहुत सारा आपस में वाद विवाद के बाद फिर जाकर उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को रचा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ही प्रतिनिधियों द्वारा बनाया हुआ है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, हमारे ऊपर ही ये इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि हमने इसे ऐसा ही बनाया है। किसी और ने, बाहरी ताकत ने, किसी और दूसरी ताकत ने, किसी कॉलोनियल गवर्नमेंट ने या किसी और शक्ति ने ये कॉन्स्टिट्यूशन हम पर इम्पोज नहीं किया। ये हमारी विल को रिप्रेजेंट करता है, हमारी एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। तो ये हो गया बेटा इसका थर्ड फीचर, पीपल्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ बच्चे, अब इसका फोर्थ जो फीचर आएगा वो है सेकुलर स्टेट। अब ये सेकुलर स्टेट क्या है बेटा? सेकुलर स्टेट की डेफिनेशन एक सिंपल होती है और वो ये होती है कि जहाँ स्टेट का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता, वो स्टेट सेकुलर स्टेट कहलाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भारत में भारत सरकार का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये ओपनली डिक्लेयर करता है कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। अब बेटा ये वर्ड, सेकुलर वर्ड भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये वर्ड सेकुलर भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये वर्ड ऐड किया गया था। बेटा सेकुलर का मतलब और भी बहुत डिटेल उसमें निकाला जा सकता है, डिटेल अर्थ निकलता है इसका। जैसे सेकुलर का मतलब आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, आप किसी भी रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हैं, आप किसी भी रिलीजन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर आप किसी दूसरे रिलीजन के बारे में कुछ भी गलत शब्दों का प्रयोग या गलत भावना नहीं रख सकते। आपको सभी धर्मों का सम्मान करना है, यही सेकुलर स्टेट की डेफिनेशन है। स्टेट आपके धर्म में इंटरफेयर नहीं करेगा और ना ही स्टेट को आपके रिलीजन से, आपके धर्म से कोई वास्ता है या स्टेट का कोई संबंध है। तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा, जो फोर्थ पॉइंट है सेकुलर स्टेट। अब आता है बेटा इसके बाद फिफ्थ हमारा फीचर जो है फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। और बेटा यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान और ज़्यादा देना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल और रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है बेटा? देखो, हमारे भारतीय संविधान निर्माता जब संविधान बनाने बैठे तो वो इतनी ज़्यादा दूरदृष्टा थे, वो इतने ज़्यादा उनके जो माइंड इतने शार्प थे कि उन्हें ये पता था कि आने वाले सालों में अगर सरकारें पूर्ण बहुमत से आएंगी, अगर गवर्नमेंट फुल मेजोरिटी से आएंगी, तो वो ज़रूर अपनी मर्जी से संविधान को छेड़ने का, उसको बदलने का, उसमें चेंजेस करने के काम कर सकती हैं। ऐसा ना हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत हद तक रिजिड बनाया।
रिजिड का मतलब बेटा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ उन्होंने इसे फ्लेक्सिबल भी बनाया। फ्लेक्सिबल यानी कुछ कुछ बातें, कुछ आर्टिकल, कुछ चीज़ें ऐसी भी संविधान में रखी गई जिनको आसानी से कोई सरकार अगर चाहे देश हित में तो उसको चेंज भी किया जा सकता था। अब बेटा आपको ये समझना है कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से ये बताने की कोशिश करूँगा कि कौन सी टर्म फ्लेक्सिबल जो है वो टर्म्स फ्लेक्सिबल के साथ यूज़ की जा सकती हैं और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे वो हैं जिनको रिजिड में कैटेगरी में रखा जा सकता है। देखो बेटा, जैसे किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, ठीक है, किसी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करना है, या फिर सिटीजनशिप से संबंधित कोई मामला है। बेटा ये ऐसे वो हैं, ऐसे जो है वो टॉपिक्स हैं या ऐसे इश्यूज हैं जिनको सिंपल मेजोरिटी के द्वारा, बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी से उन्हें जो है वो चेंज किया जा सकता है। और कुछ जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि मेजोरिटी की ज़रूरत दोनों लेवल पर पड़ती है, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। जैसे अगर भारत की सेकुलर की डेफिनेशन को चेंज करना है, जो कि करना असंभव है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ बच्चे, तो ऐसे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल रिजिड हो जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये प्रोविजन करता है कि कम से कम जो दोनों हाउसेज हैं पार्लियामेंट के, उसमें 2/3 मेजोरिटी के साथ ऐसा प्रपोजल पास होगा, प्लस हमारे जितने राज्य हैं उनकी आधी, लगभग हाफ उनकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 2/3 क्लियर कट मेजोरिटी के साथ अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास होगा तो ही ऐसी चीज़ों में चेंजेस किए जा सकते हैं। तो इसका बेटा साफ सा मतलब ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल भी बनाया और इसके साथ साथ उसे रिजिड भी बनाया कि हर सरकार या मेजोरिटी के साथ आने वाली सरकार अपनी मर्जी से उसमें चेंजेस ना कर सके। आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं बेटा फेडरेशन विद अ यूनिटरी बायस। अब इसे भी आपने ध्यान से सुनना है। हालांकि आर्टिकल 1 में ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल क्लियर ये बताया गया है कि इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, पर इसके साथ साथ इंडिया फेडरेशन तो है, इंडिया एक फेडरेशन है और इंडिया जो है वो एक कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया का जो रुख है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया को बनाता है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा परसेंटेज उसमें यूनिटरी फॉर्म की तरफ है। बेटा यूनिटरी का मतलब होता है कि जहाँ सारी पावर सेंट्रलाइज्ड हो जाती हैं। अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप अगर सब्जेक्ट लिस्ट देखते हैं जो कि आपने 10th क्लास में अपने चैप्टर में फेडरलिज्म में पढ़ी होगी, तो सब्जेक्ट लिस्ट में सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट सेंट्रल लिस्ट में है 97 सब्जेक्ट्स और स्टेट लिस्ट में है 66 सब्जेक्ट। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया को फेडरल स्टेट तो बनाता है पर यूनिटरी बायस के साथ, पर यूनिटरी की तरफ झुकाव होने के साथ वो इंडिया को एक फेडरल स्टेट डिक्लेयर करता है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फीचर है। इसके बाद बेटा फीचर नंबर 7, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग इंडिया में पार्लियामेंटेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सिलेक्ट करता है। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि भारत में सरकार अगर बनती है तो वो सरकार पार्लियामेंटेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, यानी लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे यूनिवर्सल रेट फ्रेंचाइज के बेस पर और वो रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठेंगे, गवर्नमेंट बनाएंगे और देश को गवर्न करेंगे। जैसे आर्टिकल 74 ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट जो प्रेसिडेंट हैं वो सिर्फ एक नॉमिनल रूलर हैं, यानी उनके पास नाम मात्र की शक्तियां हैं। वास्तविक शक्ति का उपयोग पार्लियामेंट के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर दूं, वास्तविक शक्ति का प्रयोग, रियल पावर का यूज जो है वो पार्लियामेंट के माध्यम से हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भारतीय संविधान भारत को एक पार्लियामेंटेरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की परमिशन देता है। आई होप ये क्लियर होगा आपको टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स। अब आपको बेटा ये समझना है फंडामेंटल राइट्स क्या है। पार्ट 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ। आप सब जानते हैं बेटा फंडामेंटल राइट्स का मतलब है ऐसे राइट्स
जो मानव के सर्वांगीण विकास के लिए, उसके और उसके लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए ये फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी हैं। तो इसी फंडामेंटल राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रमुखता दी गई है, इसको हाईलाइट किया गया है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमें मिलने वाले 6 अलग अलग तरह के फंडामेंटल राइट्स को हमें बताया गया है। कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं? नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम। नंबर 3, राइट टू रिलीजन। नंबर 4, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। नंबर 5, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नंबर 6, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इस तरह के हमें 6 राइट्स जो है वो दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फीचर आता है बेटा, वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब मैं यहाँ फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पोर्शन को ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं। देखो बेटा, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसे सुनिए। भारतीय संविधान भारतीय सरकार के लिए एक मॉरल गाइडलाइंस प्रिपेयर करता है, और उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि वो भारत के लोगों को गवर्न करेगी। These are the moral guidelines for the government to govern Republic of India। ये एक तरह की मॉरल गाइडलाइंस है। जैसे ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ज़्यादातर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनके व्यूज़ को रिप्रेजेंट करती हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे इसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट यहाँ बेटा स्टेट का मतलब होगा देश, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नागरिकों के लिए या अपने सिटीजन्स के लिए या सिविलियंस के लिए साफ पीने के पानी का प्रबंध करेगी। जो गवर्नमेंट है वो अपने नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देगी। जो गवर्नमेंट है वो अपने सिटीजन्स के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का अरेंजमेंट करेगी। जो गवर्नमेंट है वो अपने देश के नागरिकों के लिए हर तरह की फैसिलिटी का अरेंजमेंट करेगी, और वो एक ट्रू वेलफेयर स्टेट बनेगी। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन बेटा, इनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को एक ट्रू वेलफेयर स्टेट बनाना है, एक सच्चा जन कल्याणकारी राज्य बनाना है, अपने स्टेट को, अपने देश को एक वेलफेयर स्टेट बनाना है जो नागरिकों के भलाई के लिए काम करे। पर ध्यान से सुनना बेटा, पर इसमें ये चीज़ ऐड कर दी गई कि ये काम सरकारें या गवर्नमेंट तभी कर पाएंगी अगर उनके पास फंड्स होंगे। तो इसीलिए हमारा संविधान ये हमें परमिशन देता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को लेकर हम कोर्ट नहीं जा सकते, ये जस्टिएबल नहीं है, ये न्याय योग्य नहीं है, इनके ऊपर कोर्ट में जो है वो सरकार को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वो जो कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा गया है उस सभी को इम्प्लीमेंट करे। क्यों? क्योंकि इसके साथ शर्त जोड़ दी गई कि अगर सरकारों के पास फंड होगा, पैसा होगा, तो ही वो ये सारे काम कर पाएंगी। तो ये आप अगर इसको कहें कि जो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जस्टिएबल हैं, उनको लेकर के हम किसी के भी अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर के हम कोर्ट में मूव नहीं कर सकते। और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 35 तक मेंशन की गई है। आई होप बेटा ये भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं बेटा फीचर नंबर 10 की, और वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब आपको ये समझना है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है और ये क्यों इंक्लूड की गई थी। देखो बेटा, जब भी हम किसी देश में या कोई भी देश का कोई नागरिक हो वो उस देश में रहता है, तो राइट्स की बात तो सब करते हैं कि हमें ये राइट चाहिए, हमें वैसा राइट चाहिए, हमें ये भी सरकार से चाहिए, हमें वो भी सरकार से चाहिए। पर जो एक बेसिक बात सभी लोग भूल जाते हैं वो है राष्ट्र के प्रति, नेशन के प्रति, स्टेट के प्रति उनकी ड्यूटीज़। हमें अगर जीवित रहना है स्टेट में, सेफ रहना है स्टेट में, और हम चाहते हैं कि हमारा स्टेट हमारे वेलफेयर के लिए 24 आवर्स अपनी सर्विसेज अवेलेबल करवाता रहे, तो बेटा उसके लिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करना होगा, हमें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मानना होगा। हर किसी पर्सन की ड्यूटी उसके राइट के साथ चलती है। अगर हम ऐसा कहें कि राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, तो वो गलत नहीं होगा। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
अगर बेटा हम राइट्स की डिमांड करते हैं तो एक क्वाइट ऑब्वियस है कि हमारी ड्यूटीज़ हमारे राइट के साथ ही आ जाती हैं। एक छोटे से एग्जांपल से आप इस बात को समझिए। जैसे मैं ये डिमांड करता हूँ कि मुझे सड़क पर 4 व्हीलर चलाने का राइट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं 4 व्हीलर चलाने का राइट डिमांड कर रहा हूँ तो जब मुझे ये राइट स्टेट देगा तो उसके साथ साथ मेरी ड्यूटी आ जाएगी। क्या ड्यूटी आ जाएगी बेटा? कि मैं अपने व्हीकल को इस तरह ड्राइव करूँ कि वो दूसरों को हार्म ना पहुँचाए, वो दूसरों को फिजिकली चोट ना पहुँचाए। तो ये क्या आ गई मेरे राइट के साथ? मेरी ड्यूटी आ गई। आप जैसे कहते हो कि हमें सर राइट है कि हम कितनी तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक सुने, आपको राइट है, लेकिन उसके साथ आपकी ड्यूटी भी आ जाती है कि आपके म्यूज़िक से कोई आपका पड़ोसी, कोई बीमार व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई लेडीज़ या कोई भी परेशान ना हो। अगर वो मेंटली हरास होता है तो वो आपकी ड्यूटी का उल्लंघन है। तो बेटा इसीलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट ऐड किया गया जो कि आर्टिकल 51A है। इसमें हमारी जो है वो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई गई हैं। अब बेटा ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी 42nd अमेंडमेंट में जोड़ी गई, ये भी बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ी गई। सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी बिठाई गई थी, आपको ये ध्यान होना चाहिए, ये आपको याद रखना चाहिए। सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी बिठाई गई थी, जिस कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी उसमें 10 जो थी वो उसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ बताई थी। पर एट प्रेजेंट 86 अमेंडमेंट जो था 2002 में, उसमें ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 11th फंडामेंटल ड्यूटी को, और अब हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ अवेलेबल हैं। तो बेटा आपको ये ध्यान में रखना है कि ये सारे के सारे फीचर्स हमारे भारतीय संविधान के हैं जो आज हमने पढ़े। आई होप आपको वो सभी फीचर्स याद भी हो गए होंगे और समझ भी आए होंगे। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। पहला फीचर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा रिटन और डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 12 शेड्यूल्स और 104 अमेंडमेंट्स हैं। दूसरा पार्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कंट्री को एक सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री बनाता है। तीसरा पार्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पीपल्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने बनाया है, किसी ने इम्पोज नहीं किया। चौथा पार्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश को, हमारी स्टेट को एक सेकुलर स्टेट डिक्लेयर करता है, जो वर्ड 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया। फिफ्थ पार्ट, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है, कम्बिनेशन है। सिक्स पार्ट, हमारा जो फेडरेशन है हम, वो यूनिटरी बायस या यूनिटरी एटीट्यूड की तरफ ज़्यादा हमारा जो है वो झुकाव है। सेवन्थ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में। आर्टिकल 74 डिक्लेयर करता है कि प्रेसिडेंट इस देश के एक नॉमिनल रूलर हैं। जो 8 हमारा फीचर है, 8th वो है हमारे फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 12 से 35 तक डिटेल दिए हुए हैं। 9th जो फीचर है वो है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 36 से 51 तक हैं। ये एक्चुअल में मॉरल ड्यूटीज़ हैं जो स्टेट की हैं, पर स्टेट तभी करेगा अगर उसके पास फंड्स अवेलेबल होंगे। और 10th हमारा आज का जो फीचर है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो आर्टिकल 51A में दी गई हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है। तो बेटा आई होप आपको ये पहला जो टॉपिक है ये समझ आया होगा और आपके लिए आसान रहेगा अब इस कंसेप्ट को अपने माइंड में क्लियर करना और इन फ्यूचर अपने आगे के टॉपिक्स के लिए प्रिपेयर रहना। थैंक यू बेटा जी।